अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 390 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और वॉल्यूम इंटैक्ट है अपनी जगह पे 771 मिलियन का काम हुआ है। आज KSE 100 इंडेक्स का मैं बता रहा हूँ आपको। और वैल्यू में जाएं तो 40 बिलियन का काम हुआ है, 40 बिलियन, और इससे पहले 43 बिलियन और उससे पहले 47 बिलियन। तो मार्केट में गैमा गैमी तो है। और सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स, OGDC, सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा प्लस में थे आज, इन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें फर्टिलाइज़र सेक्टर थोड़ा बहुत, टेक्नोलॉजी और कुछ खास नहीं। कंपनीज की बात करें तो मिला जुला रुझान रहा। कुछ बैंक्स जो हैं वो माइनस में थे, कुछ प्लस में थे। UBL प्लस में था, BWCL, बैंक अलबी, मारी, PSO ये प्लस में थे, और जो नेगेटिव में थे उनमें लकी, मिज़ान बैंक, हबीब बैंक, फौजी फर्टिलाइज़र। तो मिला जुला रुझान रहा। एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि जो मार्केट की चाल है ना, इसको समझें कि जब मार्केट बेहतर ओपन हो और आखिर में नेगेटिव हो जाए, जैसे आज हुआ, ठीक है, तो देखें जब पिछली जो तेज़ी चलती आ रही है ना, वो ऐसा होता था कि मार्केट इंट्राडे अपनी करेक्शन ले लेती थी। यानी कि फ़र्ज़ कर लें 800-1000 पॉइंट प्लस खुली, 1200-1300 तक गई, दोबारा 600-700 तक आई, 200-300 प्लस तक गई, दोबारा 1200-1300-1400 मार्केट क्लोज हो गई। तो इंट्राडे बीच में करेक्शन आती रहती है। तो अब अच्छा, मार्केट को एक ट्रिगर, मार्केट जब ट्रिगर होती है तो उससे पहले भी ये हरकतें करती है, ठीक है ना, कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट करवाती है और इस तरह की सारी चीज़ें करती है। अब मार्केट जब गिरेगी ना किसी भी वक्त, आज की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ज़रूरी नहीं कि अब मार्केट गिरे। मार्केट की मैं ऐसे चाल समझा रहा हूँ आपको कि मार्केट जब गैप से ओपनिंग दे और सस्टेन ना कर सके और नेगेटिव हो जाए मार्केट, ठीक है, यानी खुले 800 पॉइंट 1200 पॉइंट तक जाए, 1400 तक जाए, क्लोज हो जाए 300 400 500 बीच में नेगेटिव हो जाए, जो जिस तरह आज किया मार्केट ने। अगर मार्केट डेली 2-4 दिन 5 दिन, हफ्ते में 10 दिनों में से 6-7-8 दिन अगर ये वाली चाल शो करती है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेसेस, काफ़ी बड़ी वीकनेस नज़र आ रही होती है। तो इस बात को इसको नोट कर लीजिएगा और चाल पे नज़र रखिएगा मार्केट की। आज भी इसी तरह हुआ मार्केट ने, तकरीबन आज मार्केट 1276 पॉइंट प्लस हुई, मार्केट 800-900 पॉइंट प्लस खुली थी मार्केट, उसके बाद 138 पॉइंट माइनस हुई और उसके बाद 390 पॉइंट प्लस मार्केट क्लोज हो गई। अच्छा, ये तो हो गई सर मार्केट की समरी। उसके बाद हम सीधा चलते हैं अपनी शीट पे। देखें, जब इस शीट पे जब आप आते हैं ना, तो चलें, मैं लेक्चर से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। के इलेक्ट्रिक पहले नंबर पे था आज वॉल्यूम वाइज, पेस दूसरे नंबर पे था, सिनर्जी तीसरे नंबर पे, बैंक ऑफ पंजाब चौथे नंबर पे, WTL पांचवें नंबर पे, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन AHCL छठे नंबर पे, इसको हम देखेंगे, SLGL सातवें नंबर पे, प्रेमा आठवें नंबर पे, आज नेगेटिव में गया लेकिन वॉल्यूम बहुत हुआ है इसमें, CSIL 9वें नंबर पर, PPL 10वें नंबर पे। ये एक अच्छी बात है कि PPL जैसा स्टॉक जो है वो 10वें नंबर पे आया। उसके बाद हाइफा में आज काम हुआ है, बीको में काम हुआ है, प्राइमा में काम हुआ है। ये स्पेशल स्टॉक्स में मेरे पास हैं, और भी बहुत सारे स्पेशल स्टॉक्स हैं, लेकिन मैंने लिखना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, अब मसला क्या है? देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो मेरे कैटेगरी A और A+ के जो स्टॉक्स हैं, इवन B के भी, इन स्टॉक्स में ना, ये देखें, ये वाली जो मेरी रिपोर्ट है ना, कैटेगरी A+ और A और B, पहली बात तो ये है कि इसमें आपको ये लिखा हुआ होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक्स में बाइंग ट्रिगर हुई हुई है और कितने दिनों से हुई हुई है। तो अगर तो इसके अंदर ये लिखा हुआ हो, और कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसके अंदर बाइंग ट्रिगर नहीं हुई हुई हो, वो ये भी लिखा हुआ हो उसके अंदर। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी बाइंग ट्रिगर हुई हुई है और कितने अरसे से बाइंग ट्रिगर हुई हुई है। तो वो आपको पता चल जाना चाहिए कि यार कि ये जो स्टॉक्स हैं ये सुपर ट्रेंड में चल रहे हैं, कि इनकी जो बाइंग है, किसी की 10 दिन हो गए हैं, किसी की 20 दिन हो गए हैं, किसी का 1.5 महीना हो गया है, किसी के 2 महीने हो गए हैं। तो वहां से आपको अंदाजा होगा कि यार ये जो स्टॉक्स हैं ये कितने स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक सुपर ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर तो मुझे सारा मैनुअल करना पड़ता है तो वो मैं नहीं लिख पाता, आपकी ठीक तरीके से सर्विस मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता, इस वजह से कि वो टाइम टेकिंग है बहुत ज़्यादा। एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि
इनमें से किन किन स्टॉक्स की अलर्ट कैंडल बनी है, तो वो भी मुझे मैनुअल जाके देखना पड़ता है, तो वो भी चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये गैप्स जो हैं ये हैं, और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इन गैप्स को फिल करने का। यानी कि आपको अलर्ट कैंडल्स भी डेली बेसिस के ऊपर मिलनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा प्लान है कि अलर्ट कैंडल्स आपको पता होना चाहिए कि आज किस किस स्टॉक्स की अलर्ट कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पे। अलर्ट कैंडल में सिर्फ डेली, अच्छा मैं कुछ क्वेश्चंस भी मैं कवर कर देता हूं कि कुछ लोग एक क्वेश्चन था कि यार आप तमाम जो टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे डेली इंटरवल जो है हमारा डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद आवरली, उसके बाद 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, तो हम जो अलर्ट कैंडल बनाते हैं सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे बनाते हैं। आवरली में क्या हो रहा है, 30 मिनट्स में क्या हो रहा है, 15 मिनट पे क्या हो रहा है, वीकली क्या हो रहा है, वो हम उसको बाईपास कर देते हैं, और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम अलर्ट कैंडल बनाते हैं। एक तो ये इस चीज को क्लियर कर लें। तो अलर्ट कैंडल के बारे में पता होना चाहिए भाई आज किस किस स्टॉक की अलर्ट कैंडल बनी है, और कैटेगरी ए प्लस से कैटेगरी बी तक कौन से स्टॉक्स जो हैं वो कब उनकी बाइंग ट्रिगर हुई थी, और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी बाइंग अभी ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको जो चीजें मैं कवर नहीं कर पा रहा। पहली चीज, किसकी अलर्ट, आज किसकी अलर्ट कैंडल बनी। दूसरी, कौन सा स्टॉक कितने अरसे से बाइंग में चल रहा है, यानी कि उनकी बाइंग ट्रिगर हुई भी है और वो ऊपर से ऊपर चल रहे हैं, दोबारा मौका नहीं मिला। तीसरी चीज क्या थी कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कैटेगरी ए प्लस से बी तक अभी जिनमें बाइंग ट्रिगर नहीं हुई, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये भी थोड़ा सा गैप है, इसको इंशाल्लाह मैं जल्द अज जल्द, आपको काम हुआ हुआ है, पीछे काम हुआ हुआ है, अच्छा खासा मुझे काम करना पड़ता है उसके लिए, तो काम हुआ हुआ है, सिर्फ उसको हमने लॉन्च करना है। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब तक ये मैं चीज नहीं बता पा रहा आपको, तो आपने खुद थोड़ी सी आप मेहनत कर लें, मेहनत करने की आदत डालें, और ये 3 क्वेश्चंस के जवाब आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ये समझ लें कि आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, किसी के ऊपर नहीं, कितना समझ लें। वैसे तो लोग क्वेश्चंस करते हैं, जिस तरह मुझे तो हैरत है कि लोग सोशल मीडिया किस तरह यूज़ करते हैं, या यूट्यूब पे कुछ सीखने के लिए आते हैं, तो लगता है ऐसा है कि जैसे उन्होंने मुझे कोई होमवर्क दिया हुआ है और मैं सही तरह होमवर्क करके नहीं आया। तो कुछ लोगों का ये इस तरह का स्टाइल भी होता है, तो आई डोंट नो कि वो किस माइंडसेट से वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, आई डोंट नो। खैर, तो एक तो ये चीज़ होगी सर, ठीक है। बाकी जो दूसरी जो चीज़ है, चौथी जो चीज़ है, वो है जो मुझ पर ड्यू है, वो है कि पेनी स्टॉक्स को कैसे काबू में करना है, वो अभी चीज़ रहती है ड्यू, वो भी इंशाल्लाह हम इसको भी हम क्लियर कर लेंगे। तो ये चीज़ें मुझे लग रहा था कि यार मैं चीज़ों को सही तरह कवर नहीं कर पा रहा, तो आपको भी पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या खामियां हैं, या कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट का कहाँ पर मैं इंप्रूव कर सकता हूँ चीज़ों को। तो ये अगर आप भी नोट करवा दें मुझे तो बड़ी मेहरबानी होगी, तो मैं खुद नोट करवा रहा हूँ आपको। अच्छा जी, उसके बाद आज जो ए में आए हैं डायरेक्ट, वो मारी है। मारी डायरेक्ट ए में नहीं आए, ए में आए हैं मारी, नेटसोल, नेशनल रिफाइनरी, एजीपी, एटलस होंडा, पायनियर सीमेंट और ट्रिपल जीएल, ये स्टॉक्स ए में आए हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कुछ स्टॉक्स जो वॉल्यूम वाइज हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं चार्ट के ऊपर। मारी जो है आज उसकी अलर्ट कैंडल बनी है, और मारी वैसे भी अच्छा लगता है, और अलर्ट कैंडल भी इसकी बनी है, कह सकते हैं अलर्ट कैंडल है, सिस्टम के तहत तो नहीं बनी। 55.79 तक आया था, 55 तोड़ा नहीं इसने, ऊपर से जब नीचे आया, तो हम इसको मान लेते हैं कि ठीक है जी अलर्ट कैंडल बन गई है। 61.49 क्लोज हुआ है, तो आज की हाई के ऊपर 684.01 के ऊपर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं मारी पेट्रोलियम की, अगर ये आपके पास इसमें है, अगर ये आपके उसमें वॉच लिस्ट में है। मैं इतनी लंबी तकरीर कर चुका हूँ कि चीज़ें जो हैं, एक तो देखिए मैं कंटेंट बनाता नहीं हूँ, मैं एट द स्पॉट काम करता हूँ, तो और मैं बोल रहा होता हूँ और मैं अगले चीज़ों को सोच रहा होता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा फंबल हो जाती हैं चीज़ें, तो ज़रा थोड़ा सा दरगुजर कीजिएगा। एक तो ये मारी हो गया, मारी के बाद फिर ये नेटसोल भी आया है जी, आज इसको भी हम देख लेते हैं। आओ नेटसोल,
नेट सोल 3 नेगेटिव कैंडल्स बनी हैं, बट अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ओपन बड़ा ऊपर हुआ, बहुत गैप ओपनिंग दी थी इसने। आज क्लोज हुआ था ये 149.63 और आज ओपन हुआ है 164.20। आई डोंट नो कि इसके अंदर क्या खबर थी क्या नहीं था, बट क्लोज 149 हुआ समझ लें और क्लोज ओपन हुआ 164, क्लोज हुआ 157.62 और अलर्ट कैंडल तो बनी है इसकी, बट बहुत ऊपर जाके बनी है 164.59। अगर 164.59 से ऊपर जाए तब आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। और अगर ये, और दूसरी बात ये कि आप लोग स्टॉक पिकिंग के लिए आते हैं, बट स्टॉक पिकिंग से ज़्यादा जो ज़रूरी है ना भाई वो वॉच लिस्ट बनाना है। जैसे नेटसोल में आप काम कर रहे हैं, नेटसोल में मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि 164.59 पे आप ले लेते हैं, 164.59 क्रॉस होता है तो आप ले लेते हैं। हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि देखें बड़ी इसकी मूव है, तो बड़ी मूव में भी जारी बात है आपने रिस्क तो लेना है, बाइंग तो करनी है, बट एक दफा हो सकता है स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए 6% का, एक दफा और कहीं बाइंग करवाए नेटसोल, फिर एक दफा फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाए। लेकिन तीसरी दफा जब आप इसके अंदर बाइंग करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको 25%, 30%, 40%, 50% तक भी आपको दे रिवॉर्ड। बट हो सकता है तीसरी दफा आप कहोगे यार ये स्टॉक ही ठीक नहीं है, इसके अंदर काम ही नहीं करना, मतलब कभी आप काम कर रहे होंगे कभी नहीं कर रहे होंगे, तो जब उसने मूव बनानी होगी बड़ी, हो सकता है आप वो उसमें एंट्री ना ले सकें। तो स्टॉक का वॉच लिस्ट में आने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है भाई जब भी बाइंग ट्रिगर होगी आपने उसको बाइंग करनी है, और कम से कम 6 महीने 1 साल तो देंगे उस स्टॉक को। और वैसे भी जो स्टॉक अच्छा नहीं होगा ना, वो उसमें बाइंग ट्रिगर नहीं होगी आपकी, तो वॉच लिस्ट में रखने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा उसको। हाँ, एक स्टॉक है जो बार बार अपना स्टॉप लॉस हिट करवा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ है, तो स्टॉप लॉस हिट करवाने से आपको परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर एक स्टॉक है बार बार ऊपर जा रहा है और उसके बाद नीचे आ जाता है, बार बार ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो 2-3 दफा स्टॉप लॉस आपका हिट करवाएगा, उसके बाद या तो उसने अच्छा खासा ऊपर जाना है या फिर उसने अच्छा खासा नीचे जाना है, तो आपकी जान छूट जाएगी। आपके वॉच लिस्ट में रखने से आपको नुकसान नहीं होगा कोई। और वैसे भी आप देखें अगर 10% एक स्टॉक में आप अपना डालते हैं अपने कैपिटल का, तो 10-12 स्टॉक से तो ज़्यादा वैसे ही आपकी पोजीशन नहीं होती। सही है जी। और दूसरी बात ये कि हमें अगर फर्ज कर लें आपकी 10 स्टॉक्स में पोजीशन चल रही है और 11वें स्टॉक में आपकी बाइंग ट्रिगर हुई है, तो फिर आप देखेंगे कि यार कौन सा स्टॉक ऐसा है जो चल नहीं रहा और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं करा रहा, प्रॉफिट भी नहीं दे रहा, 10-12-15 दिन हो गए हैं वहीं खड़ा हुआ है, तो आप उसको सेल कर दें और नए स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो वो स्ट्रेटजी भी आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी। नेटसोल के बाद फिर हम चलते हैं एनआरएल की तरफ। एनआरएल तो बहुत तेज है जी, तेजी है इसके अंदर, और आज ए में आया है वैसी तेज है, तो रैंडम इसमें एंट्री अगर आप लेंगे तो रैंडम ही लेंगे, या फिर आवरली चार्ट में जाते हैं तो हम आवरली चार्ट में भी इसकी एंट्री बनी नहीं है, आवरली में इसका इंतजार करेंगे आप। और अभी इसकी आरएसआई क्लोज हुई है 56.64, 65 क्लोज होने दें किसी भी कैंडल पे, उसके हाई पे लेंगे आवरली के अंदर। नेशनल रिफाइनरी की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद एजीपी है, इसको छोड़ देते हैं, एटलस होंडा भी छोड़ दें, पायनियर सीमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। पायनियर सीमेंट में 55.58 तक नीचे आया है, उसके बाद आज के हाई के ऊपर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, 263 इसका हाई लगा है, 263 हाई लगे तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। अच्छा मोमेंटम में है स्टॉक, लेकिन वॉल्यूम कम है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि पायनियर सीमेंट के वॉल्यूम कम है, बट अगर आपने वॉच लिस्ट में इसको रखा हुआ है तो आपको पोजीशन लेनी है, ये भी मसला है। ठीक हो गया जी। फिर ट्रिपल जीएल की बात करते हैं। ट्रिपल जीएल तेजी में है, मोमेंटम में है, काफी दिनों से काम इसमें, देखें हमारी बाइंग इसमें ट्रिगर हुई थी। सिर्फ बताने का मकसद मैं आपको बता रहा हूं कि पॉलिसी जो हमारी जो स्ट्रेटजी है ना, उसकी पावर मैं बताना मकसद होता है कि इसका बाइंग कब ट्रिगर हुई थी, तो वो आपको बताना मकसद होता है कि स्ट्रेटजी कितनी पावरफुल है। 10 रुपए 22 पैसे में इसकी हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी, अभी 13 रुपए 36 पैसे चल रहा है। आपको मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी की पावर शो कर रहा हूं। देखिए मेरी स्ट्रेटजी की नहीं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं वो पावरफुल होती हैं, आप लोग उनको टाइम नहीं देते, ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करते। कोई भी स्ट्रेटजी के बारे में बुरा नहीं कह रहा कि मेरी स्ट्रेटजी बहुत जबरदस्त है, इससे भी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज होंगी, बट मेरे इल्म में जो है वो मैंने आपको अपना बेस्ट बता दिया।
अच्छा जी, कुछ स्टॉक्स हैं के इलेक्ट्रिक को काफ़ी लोग कह रहे थे हम डिस्कस करते हैं। के इलेक्ट्रिक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और इसका 27 मई का एक हाई था 6 रुपये 15 पैसे, वो इसने कल इसने क्रॉस कर लिया था, आज 6 रुपये 68 पैसे तक गया है, यानी कि वो ब्रेकआउट दिया है उसके बाद इसने स्पीड पकड़ी है, तो इसके अंदर भी ट्रेड किया जा सकता है अगर आप। लेकिन ये छोटे स्टॉक्स होते हैं ना, के इलेक्ट्रिक और इस तरह के स्टॉक्स होते हैं, इनको आपको होल्डिंग के लिए रखना पड़ता है। ट्रेडिंग में ना आप इसमें तंग आ सकते हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं ऐसे स्टॉक्स में और बार बार नीचे थोड़ा सा जाए, एवरेज करें फिर ऊपर जाए, तो इस तरह इन स्टॉक्स को आप काम कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेड करना ज़रा मुझे लगता है कि ये आपको क्यों खड़े हो जाते हैं एक जगह पे, ये 20-25 पैसे में ये मूव कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर फिर आप तंग आ जाते हैं। पेस है दूसरे नंबर पे, पेस को भी हम देख लेते हैं। और पेस जो है वो दूसरा दिन है जी, वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमने इसको, वैसे भी ये सुपर ट्रेंड में जा रहा था, तो आवरली में हम इसको कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप पेस में काम करते हैं तो या एंट्री लेना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसकी RSI चल रही है 38.49। अगर ये इसकी RSI 65 से ऊपर क्लोज होती है आवरली चार्ट में, तब आप एंट्री लीजिएगा, उससे पहले आपने इसमें एंट्री नहीं लेना। ये होता है फायदा कि आप आवरली में जब आप शिफ्ट होते हैं तो नीचे की तरफ अगर ये नीचे स्लाइड ले रहा है और इसकी स्लाइड लंबी हो जाएगी तो आप एंट्री नहीं ले सकेंगे इसके अंदर। ये फायदा होता है कि किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए जब आप एंट्री लेना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में, तो ये आपको ये फायदा देता है। जब वो नीचे स्लाइड, लंबी स्लाइड लेगा ना, उससे आप बच जाएंगे। ज्यादातर लोग नुकसान, मैं आपको बताऊं, ज्यादातर लोग नुकसान नीचे जाते हुए स्टॉक्स में करते हैं कि नीचे जा रहा है स्टॉक ने, एक हाई बनाया, उस वक्त तक एंट्री नहीं ली, नीचे आता है ना, नीचे आते हुए फिर लोग टक 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 करके एंट्री लेना शुरू कर देते हैं। और यहां तक कि अगर एक स्टॉक ने बहुत ज्यादा नीचे चला जाना होता है तो लोग जनरल पब्लिक वहां फंसती है। जनरल पब्लिक ऊपर जाते हुए नहीं फंसती स्टॉक, जनरल पब्लिक नीचे जाते हुए लेती है कि यार और बहुत नीचे आ गया, और कितना नीचे जाएगा। तो ये एक सेंटेंस है, मैं बार बार कहता हूं, इसको आपको भूलना पड़ेगा। फिर बैंक ऑफ पंजाब चौथे नंबर पे आ गया है। AHCL को देख लेते हैं कि भाई ये क्यों इसमें इतना वॉल्यूम हुआ है। AHCL असल में यार स्प्लिट हो जाते हैं स्टॉक्स ना, तो ये बड़ा ही मसला बन जाता है इनके साथ। AHCL अच्छा है स्टॉक, वोलेटाइल है, 14 रुपये 82 पैसे है, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, बट नॉट फॉर ट्रेडिंग। ठीक है जी, वॉल्यूम काफ़ी बेहतर, बहुत अच्छा वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, खास इसके अंदर बाइंग है, सीजनल स्टॉक है, कई बस बाइंग हो गई उसके बाद ये खड़ा हो जाएगा कहीं ना कहीं जाके, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। इसके बाद SLGL में काम हो रहा है, SLGL में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। सिक्योर लॉजिस्टिक में आज ऊपर तक गया, आज इसका हाई लगा 25 रुपये 31 पैसे और लो लगा 22.66 23.46 पे क्लोज हो गया। तो ऐसे स्टॉक्स में भी आपको अगर इंटर होना है तो फिर आपको आवरली टाइम फ्रेम में जाते हुए एंट्री लेंगे। और आज इसकी RSI क्लोज हुई है 56, तो अब अगर ये 65 की RSI क्रॉस करे और क्लोज हो जाए क्रॉस करके, तो तब आपने इसके अंदर बाइंग करनी है। फिर प्रेमा है, आज गिरा है प्रेमा। CSIL को हम देख लेते हैं, CSIL भी आज मुझे लग रहा है बड़ा है, 9वें नंबर पे है, तो CSIL भी ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा नीचे आ गया। आज मार्केट में थोड़ा झटका दिया है, पेनी स्टॉक्स को भी झटका दिया है थोड़ा सा, ठीक हो गया जी। हाँ, PPL को बस आखिरी स्टॉक है, PPL उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। PPL जो है ना अकुमुलेशन में है 45 की मूविंग एवरेज से, जब तक ऊपर है हम इसको तेज समझेंगे, और ज़्यादा जो तेज़ी ये दिखाएगा ना, वो दिखाएगा 200 से ऊपर, और मेरे हिसाब में इसको 200 क्रॉस होने दें तब इसमें ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर है। वॉल्यूम्स हो रहे हैं, और वैसे हमारी जो बाइंग इसके अंदर ट्रिगर हुई है वो हुई है 189.40। अगर आपने एंट्री नहीं ली इसमें PPL में, तो दो तरीके एंट्री लेने के, या तो डेली टाइम फ्रेम पे इंतजार करेंगे 55 की RSI तोड़े, उसके बाद ये 60 ऊपर जब ये जाता है 60 की RSI क्रॉस करे तब आप इसके अंदर बाइंग करें, या फिर आवरली टाइम फ्रेम पे चले जाएं। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो इसकी RSI क्लोज हुई है भाई तकरीबन 50 की, तो 65 की RSI जब किसी भी कैंडल के ऊपर ब्रेक करके ये क्लोज हो जाए तो उस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय कर लें। बेहतर ये है कि PPL को आप आवरली टाइम फ्रेम पे पकड़ लें, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। हाइफा में आज भी 10% बढ़ा है, बीकोप पड़ा है, प्राइमा गिर गया आज, ठीक है जी।
अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।